हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस के इस लेटेस्ट वीडियो लेक्चर में। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि औसत धारा निकाली क्यों जाती है या फिर इसको क्यों निकाला जाता है। ठीक है, ये आपको स्कूलों में, कोचिंगों में या और यूट्यूब चैनलों पर जो है आपको इसको डायरेक्ट बता दिया जाता है, लेकिन इसको कोई नहीं बताता है कि इसको निकालना क्यों पड़ता है या निकाला कैसे जाता है, ये आपको कोई नहीं बताता। वो चीज़ मैं आज आपको बता रहा हूँ। बस अब वीडियो ध्यान से देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया तो पूरा प्रत्यावर्ती धारा बिल्कुल आपको आसान लगेगा। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात कर रहे हैं प्रत्यावर्ती की धारा की। ठीक है, तो इससे पहले के जो वीडियो लेक्चर हैं, अगर उस पर आप ध्यान दें तो प्रत्यावर्ती की धारा के बारे में हमने आपको थोड़ा बहुत बताया था। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा होती क्या है, चलिए रिवाइंड कर लीजिए। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा, तो भाई प्रत्यावर्ती धारा वही धारा होती है जो समय के साथ साथ अपनी मान और दिशा दोनों बदलती है। ठीक है, जैसे ये हमारी, ठीक है, ये प्रत्यावर्ती धारा है जो कि समय के साथ साथ क्या हो रही, अपनी मान और दिशा दोनों बदल रही है। ठीक है, क्लियर हो गया। देखो यहाँ पे क्या है कि अगर इसको हम छोटे छोटे समय अंतराल में डिवाइड कर दें, ठीक है, ये मान लेते हैं इतना समय अंतराल हमारा क्या है dt, फिर आगे ये सूक्ष्म समय अंतराल हमारा dt है, ये भी सूक्ष्म समय अंतराल क्या है dt है। तो इस समय अंतराल dt पर मान लेते हैं यहाँ पे धारा I1 है, यहाँ पे धारा मान ली गई है क्या I2 है, यहाँ पे धारा क्या मान ली गई है I3 है, और यहाँ पे धारा हमारी मैक्सिमम होती है। क्या होती है, मैक्सिमम होती है, जिसको हम बोलते हैं शिखर मान यानी IM। ठीक है, I मैक्सिमम या शिखर मान। तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है स्टूडेंट, सबसे पहले यहाँ पे देख रहे हैं कि समय dt पर धारा I1 है, यानी धारा का मान क्या है I1 और इसकी दिशा इस डायरेक्शन में। थोड़ा सा आगे जा रहे हैं तो अगले dt समय में देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे इस धारा का मान कितना I2 है। ठीक है, और दिशा वही है। फिर ऐसे ऐसे देखो IM जब मैक्सिमम धारा तक पहुंचती है तो फिर यह क्या करती है, अपनी वैल्यू को यानी अपने मान को घटाना शुरू करती है और फिर घट के 0 आ जाती है, और फिर निगेटिव दिशा में अपने मान को बढ़ाना शुरू करती है और फिर मैक्सिमम मान तक जाती है। उसके बाद फिर क्या होती है, 0 पर आ जाती है। उसके बाद फिर अपने मान को जो है पॉजिटिव दिशा में मैक्सिमम तक ले जाती है, यानी I0 तक ले जाती है। उसके बाद फिर 0 पर आ जाती है। तो यानी एक निश्चित समय अंतराल बाद ये अपने मान को क्या कर रही है, रिपीट कर रही है, अपनी वैल्यू को क्या कर रही है, रिपीट कर रही है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे थोड़ी देर पहले इसकी डायरेक्शन कैसे थी x2i, प्रत्यावर्ती धारा की डायरेक्शन कैसे थी x2i। ठीक है, लेकिन 0 होने के बाद फिर इसकी डायरेक्शन देखी गई कितनी हो गई, y2x हो गई। कितनी हो गई, y2x। ठीक है, यानी ऐसे चली फिर ऐसे। ये बेसिक चीज आपको समझ में आ गई। अब देखो प्रत्यावर्ती धारा का औसत क्यों निकाला गया। यहां पे देखो धाराएं हमारी अलग अलग है। ठीक है, अलग अलग धारा है। तो अगर हम मान लें प्रत्यावर्ती धारा के द्वारा किया गया कुल कार्य हमको निकालना हो तो हमें क्या करना होगा, हम डायरेक्ट फार्मूला तो लगा नहीं सकते, क्योंकि किया गया कार्य W होता है I2RT। लेकिन यहीं पे अगर डायरेक्ट करंट की बात की जाए, जैसे मान लो ये करंट का मान है 5 एम्पियर, तो हम कभी भी कहीं भी फार्मूला लगा सकते हैं, किसी भी समय पर ये फार्मूला डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमारा करंट यहाँ पर वैरी नहीं कर रहा है, धारा का मान फिक्स है। लेकिन इस फार्मूले को यहाँ पे हम डायरेक्ट नहीं लगा सकते हैं। अगर इस dt के लिए देखें तो इस dt के लिए धारा का मान I1 है, यानी W1 कार्य हो रहा है। इस समय के लिए देखें तो इस समय के लिए धारा का मान कितना I2 है। भाई हर एक समय के लिए धारा का मान अलग अलग है, तो हम डायरेक्ट फार्मूला यूज कर नहीं सकते। तो इसलिए क्या किया गया, इसको पूरे को छोटे छोटे समय अंतराल में, छोटे छोटे टुकड़ों में जो है तोड़ लिया गया, और हर एक समय अंतराल में क्या, धारा का मान अलग अलग। तो हर एक धारा की वजह से हम क्या करेंगे, कार्य अलग अलग निकाल लेंगे और फिर उसका औसत ले लेंगे। तो औसत कैसे लिया जाता है, जैसे मान लो आपसे कह दिया जाए 1 से 5 या 5 विद्यार्थी हैं,
फिजिक्स में उनके पांचों के अलग अलग अंक आए तो उनका औसत बचाओ। तो हम क्या करते हैं, पांचों के अलग अलग अंक को एक साथ जोड़कर 5 से भाग कर देते हैं, यही ना काम करते हैं। तो वही ठीक काम यहाँ पर भी करना है। तो देखो ये टोटल इस dt इसको हमने कितने पार्टों में डिवाइड किया, n टुकड़ों में, ठीक है। अब देखो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में टोटल समय जो लगता है उसको हम t से डिनोट करते हैं, यानी आवर्तकाल। कितना समय लगा, t। तो भाई यहाँ से यहाँ तक dt कितनी बार है, n बार है। तो यानी n को dt को हम n बार जोड़ेंगे तो यानी n dt इक्वल टू क्या मिलेगा, t। ये चीज़ मिलेगा ना। आगे देखो, अब धारा I1 के द्वारा किया गया कार्य कितना हो जाएगा, W1 बराबर धारा क्या हो गई, I1 स्क्वायर r, समय कितना है, dt। धारा I2 के द्वारा किया गया कार्य W2 कितना हो जाएगा, I2 स्क्वायर r, समय dt। I3 की W3 I3 स्क्वायर r dt, ठीक है। इसी तरीके से अप टू सो ऑन, लास्ट वाले के लिए WN इक्वल टू कितना हो जाएगा, IN स्क्वायर r dt, ठीक है। तो अगर हम मान लें ये जो हमारी धाराएं हैं इसका औसत धारा अगर मान लें क्या है, I है, कितना है, I एवरेज। औसत धारा को अगर हम मान लें कि क्या हमारा I एवरेज, तो इस औसत धारा की वजह से t समय में किया गया कार्य अलग अलग धाराओं की वजह से अलग अलग समय अंतरालों में किए गए कार्य के सम के बराबर होगा, बिल्कुल होगा। तो W बराबर क्या हो जाएगा हमारा, इसकी वजह से जो कार्य किया जा रहा है वो W है। W बराबर क्या हो जाएगा, I स्क्वायर r, समय कितना लग रहा है, t, टोटल समय, ठीक है। इस कुल समय में यानी कैपिटल T समय में किया गया धारा के द्वारा यानी औसत धारा के द्वारा किया गया कार्य अलग अलग समयांतरालों में अलग अलग धाराओं की वजह से किए गए कार्यों के सम के बराबर होता है। यानी इसको हम कैसे लिख सकते हैं, W बराबर W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस अप टू सो ऑन, कहाँ तक, इन WN तक, ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर हो गई। अब आगे आ जाओ, सबकी वैल्यू रख दो। तो यहाँ पे हम W की क्या वैल्यू रखेंगे, I स्क्वायर RT। यही I क्या है, एवरेज धारा है, क्या है, एवरेज धारा। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, IAV RT इक्वल टू W1 की वैल्यू कितनी है, I1 स्क्वायर R dt प्लस W2 कितना है, I2 स्क्वायर R dt प्लस I3 कितनी है, I3 स्क्वायर R dt प्लस अप टू सो ऑन WN कितना है, IN का स्क्वायर R dt। अब सब में ध्यान से अगर देखा जाए तो R dt क्या है, कॉमन है, R dt को कॉमन ले लो तो ठीक है, क्या मिला, I एवरेज स्क्वायर RT इक्वल टू, यहाँ बचेगा सिर्फ I1 स्क्वायर, यहाँ बचेगा सिर्फ I2 स्क्वायर, यहाँ बचेगा सिर्फ I3 स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन IN का स्क्वायर। R dt को क्या ले लिए हम, हर एक टर्म में से R dt को बाहर निकाल लिए कॉमन, ठीक है। अब भाई देखो dt की वैल्यू यहाँ से dt इक्वल टू क्या मिल जाएगा, कैपिटल T बाई N। तो dt की ये वैल्यू यहाँ पर क्या करो, पुट कर दो। तो I एवरेज स्क्वायर RT इक्वल टू क्या मिल जाएगा, I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर प्लस I3 स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन प्लस IN स्क्वायर R इंटू T बाई N, ठीक है। अब देखो भाई R से R कैंसिल हो गया और T से T कैंसिल हो गया, क्लियर। बचा क्या, इस साइड हमारा बच रहा है I एवरेज का स्क्वायर इक्वल टू क्या मिल रहा है यहाँ, I1 का स्क्वायर प्लस I2 का स्क्वायर प्लस I3 का स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन IN का स्क्वायर। और टोटल का डिवाइड बाई कितना बच रहा है, N। टोटल का डिवाइड बाई क्या है, N है। तो हमारी N धाराएं हैं, N अलग अलग धाराएं हैं
तो उनका औसत कितना निकल के आया, उनके औसत का वर्ग जो निकल के आया है वो अलग अलग। ये I1 क्या है, तात्क्षणिक धारा, यानी इस समय पर तत्काल जो धारा है, ठीक है, इसको बोलते हैं तात्क्षणिक धारा। I1 हमारी dt समय अंतराल पर तात्क्षणिक धारा, अगले dt समय के लिए I2 हमारी तात्क्षणिक धारा है, ठीक है, अगले समय अंतराल के लिए हमारी I3 तात्क्षणिक धारा है। इतनी बात क्लियर हो गई। तो I एवरेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एवरेज करंट इक्वल टू अंडर रूट I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर प्लस I3 स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन प्लस IN का स्क्वायर और डिवाइडेड बाई, ठीक है। तो औसत धारा के क्या फार्मूला निकल के आया कि अलग अलग यानी तात्क्षणिक धाराओं का क्या किया गया है, स्क्वायर करके उनको जोड़ लिया गया है और उनकी कुल संख्या, कुल धाराएं कितनी थी, बाई dt n, यानी इसको n पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो टोटल धाराएं भी हमारी कितनी थी, n, ठीक है, तो डिवाइड बाई n। क्लियर। ये आपका क्या निकल के आ गया, औसत धारा। ठीक है, ये आपका निकल के आ गया औसत धारा, ठीक है, या इसी को बोलते हैं वर्ग माध्य मान, वर्ग माध्य मान, ठीक है। अब देखो, अब हम बात करते हैं प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान, ठीक है, वर्ग माध्य मूल मान ये कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो ये तो जरूरत पड़ी हमको, क्यों औसत निकालने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हमारी हर एक समयांतराल पर धारा का मान जो है वो अलग अलग है। तो कुल धारा की वजह से किया गया कुल कार्य निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ा, औसत धारा की जरूरत पड़ी, ठीक है, इसीलिए एवरेज निकाला जाता है, ठीक है। ये हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो, इसको जो है हम निकालते हैं प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान, जो कि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। अगर वर्ग माध्य मूल मान आप धारा का निकालना सीख गए तो वोल्टेज का भी आप अपने आप निकाल लेंगे, ठीक है। तो हेडिंग बनाओ, प्रत्यावर्ती धारा का, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, वर्ग को बोलते हैं स्क्वायर, माध्य को बोलते हैं मीन और मूल को बोलते हैं रूट, ठीक है। तो इसको क्या बोल सकते हैं हम, रूट मीन स्क्वायर, ठीक है, या इसी को बोलते हैं RMS मान शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है, RMS मान, ठीक है। तो धारा का RMS मान, तो भाई देखो, जैसे ये हमारी धारा हो गई, तो इसका RMS मान निकालने के लिए हमने क्या करते हैं, फार्मूला तो हमने मिटा दिया, यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। क्या निकल के आया था, I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर प्लस I3 स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन IN स्क्वायर डिवाइडेड बाई n, ठीक है, क्लियर। अब अगर ये प्रत्यावर्ती धारा है तो इसकी जो करंट होती है I इक्वल टू होता IM साइन ओमेगा t, ठीक है। ये तात्क्षणिक करंट का मान है, ठीक है। तो तात्क्षणिक धारा का ये मान होता है, ये पहले भी वीडियो लेक्चर में हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। जहाँ पे IM आपका क्या होता है, शिखर मान होता है, क्या होता है, शिखर मान, यानी मैक्सिमम वैल्यू, शिखर मान। और ओमेगा टी आपका क्या है, ओमेगा टी जो है ये आपका कला है, क्या है, कला। ओमेगा टी जो है वो क्या है, आपका कला है, ठीक है। तो IRMS इक्वल टू क्या है फार्मूला, एवरेज निकालने के लिए इंस्टेंट यानी तात्क्षणिक जो धाराएं हैं उसको पहले वर्ग किया गया, फिर उसका क्या किया गया, एवरेज लिया गया, यानी n से डिवाइड किया गया, फिर अंडर रूट, ठीक है। तो एवरेज हमारा यही है, तात्क्षणिक धारा, यानी जो I1 I2 है, इस सब को हटा के इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, केवल I, जहां पे ओमेगा टी
भाई अगले समय के लिए आपकी अलग धारा, अगले समय के लिए आपकी अलग धारा। एक कला बता रहा है कि समय जैसे जैसे बदल रहा है वैसे वैसे आपकी धारा बदल रही है। तो आई आर एम एस इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, अंडर रूट आई स्क्वायर। ठीक है, जहां पे आई स्क्वायर क्या है आपका तात्क्षणिक धारा, इसका मीन लेना है। तो मीन लेने के लिए हम इस तरीके का सिंबल का प्रयोग करते हैं, या इसके ऊपर बार लगा दो तो भी आपका मीन निकल कर आ जाता है, आई स्क्वायर। ठीक है, इसके ऊपर हम अगर बार लगा देते हैं तो भी मीन निकल कर आ जाता है। तो अब हम सबसे पहले तो आई स्क्वायर का क्या करते हैं, मान निकाल लेते हैं, फिर उसका मीन लेते हैं। तो देखो भाई, आई आपकी है क्या, आई इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी, स्क्वायर है तो दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दो। तो आई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई एम का स्क्वायर, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है, अब मीन लिया गया है तो मीन का ये सिंबल होता है, हमने क्या किया, मीन ले लिया। अब भाई आई एम आपका कांस्टेंट वैल्यू है, यानी शिखर मान आपका बदलेगा नहीं। ठीक है, तो जब भी शिखर मान की बात होगी तो शिखर मान आपका वही रहेगा। तो कांस्टेंट चीज़ जो है मीन से बाहर आ जाती हैं, साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है, अब देखो एक पूरे चक्कर के लिए, यानी एक पूरे साइकिल के लिए साइन स्क्वायर ओमेगा टी का मीन वैल्यू कितना होता है, 1/2, यानी औसत मान जो है कितना होता है, 1/2। एक संपूर्ण चक्र के लिए, चक्र का मतलब हो गया साइकिल के लिए, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का औसत मान जो है कितना होता है, औसत मान 1/2 होता है। दैट्स क्लियर। आप भाई आ जाओ आगे। तो अब इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, तो आई स्क्वायर और इसका मीन लिया गया, कितना आ गया, आई एम स्क्वायर बटे 2, आई एम स्क्वायर और बटे में 2, क्योंकि साइन स्क्वायर ओमेगा टी का औसत मान एक चक्र के लिए कितना होता है, 1/2। और कैसे ये होता है ये आपको पहले लेक्चर में हमने आपको करके भी दिखा दिया है। ठीक है, इसका एवरेज भी लेके हमने दिखा दिया है। अब यहाँ पर नहीं ले रहे हैं क्योंकि खिचड़ी हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा, सब कन्फ्यूजन भी हो सकता है आपको। तो अब देखो आई आर एम एस मान हमको निकालना है, ये मान हमने निकाल लिया। अब इसकी जगह ये वैल्यू उठा के रख दो। तो आई आर एम एस इक्वल टू क्या आ गया, आई आर एम एस इक्वल टू आ गया अंडर रूट आई एम स्क्वायर बटे 2। ठीक है, आई एम स्क्वायर बटे 2, आई एम स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा हमारा कितना, आई एम। ठीक है, और अंडर रूट 2 का अंडर रूट कितना हो जाएगा, अंडर रूट 2। तो ये आपका आ गया आई आर एम एस वैल्यू। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर आपसे प्रत्यावर्ती वोल्टेज का औसत मान निकालने के लिए कहा जाए या प्रत्यावर्ती धारा का, ठीक है, निकाल लिया गया है, तो प्रत्यावर्ती वोल्टेज हमारा क्या होता है, प्रत्यावर्ती अगर धारा यह है तो प्रत्यावर्ती वोल्टेज V इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, या कहीं कहीं किसी बुक में आपको जो है ये लिखा हुआ मिलेगा इस तरीके से। ठीक है, जहां पे ई क्या है, ये भी हमारा क्या है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज है। ठीक है, ईएमएफ, ई प्रत्यावर्ती वोल्टेज। तो अगर आपसे प्रत्यावर्ती वोल्टेज का आरएमएस मान पूछा जाए तो आप कैसे निकालोगे, ठीक इसी तरीके से, बिल्कुल इसी में रखते जाओगे। आई एम की जगह क्या कर दोगे, वी एम या ई एम। ठीक है, अब यहां पर भी वी एम हमारा कांस्टेंट हो जाएगा क्योंकि प्रत्यावर्ती वोल्टेज का शिखर मान हमेशा बी एम ही होगा। तो बी एम आपका बाहर आ जाएगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी अंदर में बचेगा। साइन स्क्वायर ओमेगा टी का फिर औसत मान कितना होता है, एक साइकिल के लिए 1/2 होता है। फिर यही चीज़ आपका निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो अंडर रूट 2 का जो मान होता है वो कितना होता है, 1.41। आई
RMS इक्वल टू IM बटे IM बटे 1.41। तो ठीक है, अब चाहो तो इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करोगे तो ये आपका आएगा 0.707। ठीक है, देखो कर भी दे रहे हैं, इधर मिटा दे रहे हैं, हो गया ना, स्क्रीनशॉट ले लो अगर नहीं हुआ हो तो। और वैसे भी 2 दिन के बाद ये सारे जो लेक्चर आपको हम करवा रहे हैं, इसका जो है PDF हम आपके फ्री स्टडी मटेरियल में, ठीक है, इम्पॉर्टेंट नोट्स में अवेलेबल करा देंगे लेक्चर वाइज। ठीक है, बुधवार से जो भी लेक्चर होगा, सुबह लेक्चर होगा या शाम को लेक्चर होता है ना, तो सुबह जो है अगले दिन उसके PDF वहाँ पे अवेलेबल करा दिया जाएगा। PDF बिल्कुल आपकी तैयार हो रही है। ठीक है, इस तरीके से जो भी ये आपका लेक्चर है, ये PDF आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो देखो I एवरेज इक्वल टू क्या निकल के आया है, RMS है ना, सॉरी, IM अपान 1.41। ठीक है, तो अब 1.41 से 1 को भाग कर दो, कितनी बार जाएगा, 10 में। देखो 1 2 अंक के बाद यहाँ दशमलव, इस दशमलव को हटाने के लिए यहाँ पे 2 जीरो बढ़ गया। अब यहाँ 100 है, 100 में 141 से भाग देना जाएगा नहीं, तो दशमलव लगाओ, 1 जीरो आ गया। कितनी बार जाएगा, लगभग 7 बार जाएगा। तो 7 1 के 7, 7 चौक 28, 7 1 के 7 2 9। ठीक है, 3 1 और इधर कैंसिल, आगे 0। ठीक है, अब कितनी बार जाएगा, नहीं अभी भी कम है ना, तो 0 बार जाएगा। 0 बार जाएगा तो 1 जीरो आ जाएगा। ठीक है, अब कितनी बार जाएगा, अब भी लगभग जो है आपका 7 या 8 बार जाएगा। ठीक है, आई थिंक जो है 8 चौक 32, हाँ लगभग आपका 8 बार चला जाएगा। ठीक है, तो 8 1 के 8, 8 चौक 32, 8 1 के 8 3 11। तो ये जो है आपका मान आ गया। यहाँ पे जो है √2 की वैल्यू हम 2 अंक तक लिए हैं, अगर आप 3 अंक तक लेंगे तो इसका मान कुछ और आएगा। यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी 707, तो हम भी वही लिख दे रहे हैं। ठीक है, IM, तो IRMS इक्वल टू कितना आ गया, 0.707 IM। ठीक इसी तरीके से जब आप वोल्टेज का निकालेंगे तो VRMS इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, 0.07 VM। ठीक है, ये दोनों टॉपिक क्लियर हो गया। अब इस औसत धारा का मान यानी RMS वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, इसको आप लोग कॉपी पेन लेके एक बार अच्छे से सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि अगर ये टॉपिक आपको समझ में आ गया, थोड़ा सा मैथमेटिकल टॉपिक है, अगर ये आपको समझ में आ गया तो पूरा चैप्टर आपको बिल्कुल बेहद आसान लगेगा। ठीक है, और आगे अब हम लोग कल बात करेंगे AC सर्किट की, जिसमें आपका एक हो चुका है। जब AC सर्किट में जो है केवल और केवल आपका रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध R लगा हो, कोई बात नहीं, उसको भी हम रिवाइज करवा दे रहे हैं। ठीक है, किसी एक बच्चे ने कमेंट किया है सर समझ में नहीं आया, तो कोई दिक्कत नहीं, उसको भी हम कल रिवाइज करा देंगे। और कल कोशिश करेंगे कि आपके तीनों AC सर्किट, प्रतिरोध, ठीक है, प्रेरकत्व और संधारित्र, तीनों को एक ही वीडियो में कवर करें, क्योंकि तीनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। ओके, तो कोशिश मेरी यही रहेगी कि तीनों आपके एक ही वीडियो में ख़त्म हो जाए। लेकिन उससे पहले ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आप कॉपी पेन लेके अच्छे से सॉल्व कर लीजिए। ये आपको कहीं पर बताया नहीं जाता, स्कूलों वगैरह में भी आपको डायरेक्ट यही वैल्यू लिखवा दी जाती है। ठीक है, कि धारा का RMS वैल्यू यानी वर्ग माध्य मूलमान जो है यही होता है IM/√2, ये चीज़ डायरेक्ट आपको लिखवा दी जाती। तो ये हमने आपको अलग से देखो सॉल्व करके दिखाया, तो इसके लिए आप से एक लाइक तो बनता है। तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे इस तरीके के हमारी हर एक अपडेट जो है आपको मिलती रहे।